हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज आप सभी को शिवरात्रि की और वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स अ सर्वाइकल कैंसर फ्री फ्यूचर। इस आर्टिकल में हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे, सर्वैक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे और जो चैलेंजेस होते हैं वैक्सीनेशन कैंपेन से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं उसके सॉल्यूशन पे चर्चा की जाएगी। प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया टू मैन्युफैक्चर पेनिसिलिन जी अगेन व्हाई इट वाज स्टॉप। इसमें हम एपीआई के बारे में बात करेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और इंडिया जो है एपीआई के लिए कौन सी कंट्री पे रिलाय करता है और क्यों हम इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा और आप नीचे जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स अ सर्वाइकल कैंसर फ्री फ्यूचर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HPV वायरस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको सर्वैक वैक्सीन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्री आस्पेक्ट तो हम कवर करेंगे, मेंस आस्पेक्ट भी कवर किया जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं टू रोल आउट द वैक्सीन एंड क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के बारे में। GS4 के लिए भी काम आएगा यार। केस स्टडी में आपको ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है कि आप किसी ज़िले के कलेक्टर हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी देखने के लिए मिल रही है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, तो आप लोग वहाँ जो केस स्टडी है वहाँ पर भी सॉल्यूशंस या फिर कोर्स ऑफ एक्शन में चीज़ें लिख सकते हैं। तो GS4 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। आर्टिकल क्यों आया है? बिकॉज आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इसलिए जो है ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक, जनरली सर्वाइकल कैंसर किसको होता है? जिसके पास सर्विक्स है और ऑब्वियसली वुमेन को होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है ना। मेंस को HPV रिलेटेड वायरस के कारण कैंसर हो रहे हैं, ये अगर आ जाता है तो इतना ध्यान रखेंगे, HPV रिलेटेड कैंसर मेल को भी हो रहे हैं, मेन को भी हो रहे हैं। ठीक, सर्वैक वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पपिलोमोवायरस वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, पहली वैक्सीन है जो सर्वैक के लिए बनाई गई है और पहली ऐसी वैक्सीन है जो क्वाड्रीवेलेंट है, ह्यूमन पपिलो वायरस वैक्सीन डेवलप की गई है। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वैक्सीन दैट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट 4 डिफरेंट एंटीजेंस सच एज 4 डिफरेंट वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 ऐसे HPV के स्ट्रेन हैं जिसके अगेंस्ट ये क्या होगी? इफेक्टिव होगी। टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18। टाइप 16 और टाइप 18 ये वाले जो स्ट्रेन हैं 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन्हीं स्ट्रेन्स के कारण होता है। तो अगर हमारी जो वैक्सीन है वो टाइप 16 और 18 के अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है तो सर्वाइकल कैंसर के कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए ये क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन इसका नाम है। समझ में आया क्या? ये जो वैक्सीन है ये वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन है। इसका मतलब क्या होता है? वायरस लाइक पार्टिकल हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। चूँकि ये वायरस लाइक है, एग्जैक्टली वायरस नहीं है, इसलिए इन्फेक्शियस नहीं होता और हमारे को हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन हमारी जो एंटीबॉडी होगी, हमारे जो शरीर होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा और एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। अगले बार जब भी वायरस आएगा तो उस पर ऑलरेडी एंटीबॉडी क्या होगी? बनी हुई होगी और उस पर अटैक कर देगी, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक, ये बेसिक इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की जो प्रोसीजर होती है वो यही होती है।
ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसलिए आपने देखा होगा 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए ये वैक्सीन रोल आउट की जा रही है। जब फर्स्ट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के पहले ये जो वैक्सीन है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद भी जो है लेटर एज की महिलाओं के लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि अगर उनके बॉडी में टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और 18 इस तरह के स्ट्रेन मौजूद नहीं है तो वो भी ये वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकती हैं। लेकिन मोस्टली इफ़ेक्टिव कब होती है? बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। बहुत ही कॉमन वायरस है एचपीवी वायरस, ठीक है, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ट्रांसमिट होता है, फैलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज़ के बारे में जो इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला क्या इशू है? अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, तीसरा है वैक्सीन हेजिटेंसी, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, सोशल कल्चरल रीजंस हो सकते हैं। चौथा है मिथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन के अराउंड बहुत ज़्यादा मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, सोशल मीडिया में आपको देखने मिलता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, एचपीवी वैक्सीन के बारे में या फिर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। इक्विटेबल एक्सेस सबसे बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो है आपको है ना अलग अलग क्लासेस देखने मिलती है, लोअर क्लास, लोअर में भी अलग बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, तो अलग अलग जो है क्लासेस होने के कारण यहाँ पर इक्विटेबल एक्सेस इतना आसान नहीं होता है। एबिलिटी टू रीच रिमोट एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना है, ठीक है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, ये मैंने एक ब्रॉडर चैलेंजेस लिख दिए थे, अब आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल बढ़िया लिखा हुआ है। आज जो है आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इंडिया के जो अंतरिम बजट है उसमें महिलाओं की हेल्थ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया था। क्या अनाउंसमेंट किया गया था? जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 9 to 14 ईयर अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। इसको जो है सरकार ने अनाउंस किया था। इंडिया का जो यूनिवर्सल प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, उसमें सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो वैक्सीन सर्वैक बनाई गई है उसे इंक्लूड करने की बात की गई थी, ठीक। अगर हम इंडिया में डेटा की बात कर लेते हैं तो लगभग 1.27 लाख केसेस सर्वाइकल कैंसर के इंडिया में आते हैं और 80,000 से ज़्यादा जो है महिलाओं की क्या हो रही है? डेथ हो रही है एनुअली। एनुअली की बात कर रहे हैं, 80,000 लोग मर रहे हैं किसके कारण? सर्वाइकल कैंसर के कारण सालाना। और जो कल्प्रिट है वो क्या है? एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो है मेन कल्प्रिट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक। तो अगर इसको डील करना है तो वर्ल्ड स्ट्रेटेजी क्या है पूरी दुनिया की? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इमर्ज एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। पूरी दुनिया ने जो है वैक्सीनेशन पे फोकस किया है ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 90 टारगेट्स जो है आउटलाइन किए हैं बाय 2030। अब आपको ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 90 टारगेट्स क्या हैं या किस डिसीज से रिलेटेड है, ऐसा भी पूछा जा सकता है 90 टारगेट्स क्या हैं, ये कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, तो ये आप लोग गूगल सर्च करिए, कमेंट करके बताइए। 90 के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो WHO है उन्होंने कहा है कि इस टारगेट को हम अचीव करेंगे बाय 2030। 90% ऑफ द गर्ल्स टू बी फुली वैक्सीनेटेड विथ द HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र तक की जितनी भी बच्चियां हैं 90% बच्चियों को उसमें हमें वैक्सीनेशन देना है, उन्हें एडमिनिस्टर करना है इससे वैक्सीन से। 70% ऑफ वुमेन अंडरगो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बाय द एज ऑफ 35 एंड 45। 35 से 45 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं 70% महिलाओं की टेस्टिंग करनी है कि डायग्नोस करना है कि कहीं उन्हें सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। और अगर डायग्नोस में आता है तो जितनी भी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है उसमें 90% महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये हमारा क्या है? 90 टारगेट है। अब ये टारगेट तो पूरी दुनिया के लिए, और इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, है ना। इंडिया सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर। ओवरऑल की भी बात करेंगे तो सेकंड मोस्ट कॉमन है।
कौन सा, सर्वाइकल। तो इंडिया में चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इंडिया में वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, तभी ये टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड में 100 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो नोटेबल हैं और सिग्निफिकेंटली जो सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेलेंस है वो कम हुआ है। जैसे कि स्कॉटलैंड में हुआ था इसकी शुरुआत वैक्सीनेशन की, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपरली जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और काफ़ी जो है सक्सेस हमें देखने को मिल रही है। इवन अफ्रीका में भी एचपीवी वैक्सीनेशन सक्सेसफुल रहा है इन रवांडा अफ्रीका कंट्री में। इंडिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में 6 ऐसी कंट्री है जहां पर एचपीवी वैक्सीन को क्या किया गया है, रोल आउट किया गया है। भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। भूटान वॉज द फर्स्ट लो मिडिल इनकम कंट्री जहां पर नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम फॉर द गर्ल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 और 2010। ठीक, तो 2010 में जो है यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया गया था। भूटान में 95% जो है कवरेज हो चुका है। टारगेट जितना किया था लड़कियों को, टारगेटेड गर्ल्स का 95% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इवन भूटान में बॉयज़ को भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है ताकि ट्रांसमिशन ना के बराबर हो। ठीक है, ट्रांसमिशन को कंप्लीट रोकने के लिए बॉयज़ को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है 2021 से भूटान में। और भूटान की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, तो ये अलग अलग जगह से इंडिया क्या ले सकता है, इंस्पिरेशन ले सकता है कि भाई सर्वाइकल कैंसर के केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए मुझे भी रोल आउट करना चाहिए। अब सिक्किम मॉडल की बात कर लेते हैं जिससे इंडिया इम्प्लीमेंट कर सकता है ऑल इंडिया लेवल पर। 2018 में एचपीवी वैक्सीन सिक्किम में रोल आउट की गई थी और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, 97% ऑफ कवरेज। 97% कवरेज का मतलब क्या है, हर 100 में से 3 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं की गई है, बाकी 97 लड़कियों को एडमिनिस्टर किया जा चुका है। अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है और काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा था सिक्किम मॉडल। इसी को इंडिया इम्प्लीमेंट कर सकता है। किसी भी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन के पीछे क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, रोबस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी दैट एजुकेट एंड एम्पावर कम्युनिटीज़। सिक्किम ने भी सिमिलर अप्रोच ही इम्प्लीमेंट की थी। टारगेटेड एफर्ट्स किए गए थे टू एजुकेट टीचर्स, पेरेंट्स, गर्ल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मीडिया अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, है ना। एक टारगेटेड एफर्ट्स करते हुए टीचर्स को एजुकेट किया गया था, उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी मिली, पेरेंट्स को बताया गया, लड़कियों को, गर्ल्स को बताया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू कॉमन जनता को ये सारी चीज़ें बताई गई कि एचपीवी वायरस के जो वैक्सीन है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उससे कैसे सर्वाइकल कैंसर से फाइट किया जा सकता है। दिस रिगरस एफर्ट हैज़ नॉट ओनली डिस्पेल मिथ एंड मिसकंसेप्शन बट ऑल्सो फॉस्टर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीनेशन प्रोसेस। इस एफर्ट के कारण जितनी भी मिथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन थे अराउंड द वैक्सीन, उसे हटाया गया। साथ ही साथ एक ट्रस्ट डेवलप किया गया, कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया इस वैक्सीनेशन प्रोसेस पे। और किसी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस डेवलप करना जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अराउंड। ठीक, कम्युनिटीज़ में अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो तुरंत वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे और जो हमारा कवरेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जो अभी हमने शुरुआत में मैंने आपको इश्यूज़ में बताया था। ये जो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है ये जो हमने इंडिजिनसली डेवलप की है उसके कारण कॉस्ट बहुत कम हो गई है। 2000 के आसपास एक डोज पड़ने वाला है ना। पहले 4000 था, जस्ट हाफ हो गए हैं प्राइसेस। और अगर सरकार जो है इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करेगी, सब्सिडाइज करेगी चीज़ों को, तो ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है। एकदम लास्ट मील के लोगों को, वो लोग जो बहुत गरीब हैं उनको भी ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा सकती है। ठीक, इसके अलावा सरकार चाहे तो ये जो वैक्सीन है उसको एडोलेसेंट बॉयज़ को भी क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर करवा सकती है। सबसे पहले टारगेट लड़कियों को किया जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, एक्सपांशन करना चाहे तो सरकार जो है एडोलेसेंट बॉयज़ को भी ये वैक्सीन क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके थ्रू जो एचपीवी वैक्सीनेशन होगा उससे एचपीवी ट्रांसमिशन नहीं होगा और एचपीवी ट्रांसमिशन नहीं होगा तो ऐसी डिसीज़ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे।
इनफैक्ट इंडिया चाहे तो इंडिया के खुद के जो वैक्सीनेशन कैंपेन है उसके ट्रैक रिकॉर्ड से भी कॉन्फिडेंस ले सकता है, उससे भी इंस्पिरेशन ले सकता है। जो बेस्ट एग्जांपल है वो रिसेंट ईयर्स का वो क्या है, कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन। उसके अराउंड बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन, बहुत ज़्यादा मिथ थी, उसके बावजूद भी इंडिया का जो प्रोग्राम था वो हाईली सक्सेसफुल रहा। एक डोज तो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को लगाया गया था। ठीक, तो अगर इंडिया चाहे तो अपने ही प्रोग्राम से क्या कर सकता है, सीख ले सकता है और उसी की सक्सेस पर जो सर्वैक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बिल्ड कर सकता है। इंडिया की जो एबिलिटी है टू रीच रिमोट एंड अनडिजर्व पॉपुलेशन हाईलाइट द इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो HPV वैक्सीन है उसके बेनिफिट्स इंडिविजुअल हेल्थ आउटकम से कहीं ज़्यादा हैं। सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं परिवार के लिए और महिलाओं के लिए। जनरली जो सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं को उनके प्राइम ईयर्स में होता है, जिसके कारण अगर महिला की डेथ हो जाती है तो फैमिली बहुत ज़्यादा इसको नुकसान होता है, कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। स्पेशली अगर यंग मदर्स सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हेल्थ और एजुकेशन आउटकम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उन्हें मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि ये सारी चीज़ें झेल पाए। तो सोशल जो एडवांटेजेस हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के वो बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के लिए भी फैमिलीज़ के लिए भी। जो कॉस्ट होगी जो कि सर्वाइकल कैंसर से फाइट करने के लिए लगेगी वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी अगर हम लोग सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है सर्वैक वैक्सीन इसको प्रॉपरली रोल आउट करते हैं। तो ओवरऑल कम्युनिटी एंड फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। महिलाओं के लिए इंडिविजुअली तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी ही, ओवरऑल फैमिली के लिए भी बेनिफिट होगा, कम्युनिटी के लिए भी होगा और बच्चों के लिए भी होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो चैलेंजेस हम लोगों ने नीचे बात की थी उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा। मेनली जो चैलेंजेस रहते हैं वो है वैक्सीन हेजिटेंसी के अराउंड और इक्विटेबल एक्सेस के अराउंड। तो ऑब्वियसली कंसॉर्टेड एफर्ट्स की ज़रूरत होगी टू एंगेज कम्युनिटी, डिस्पेल मिस इन्फॉर्मेशन, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है अराउंड द वैक्सीन उस सबको ख़त्म करना होगा और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो अंतरिम बजट है उसमें यूविन रोल आउट किया गया है, जस्ट लाइक अ कोविन। कोविड के समय में जो है कोविन एक पोर्टल बनाया गया था जिसके थ्रू सारा का सारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, कैंपेन था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के थ्रू सारा डेटा मेंटेन किया जाता है। आप लोग इसमें है ना लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके एक पर्टिकुलर डेट ले सकते हैं और उसमें वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो यूविन यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, अनाउंस किया है इसका रोल आउट और इसी के थ्रू सारा का सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा सप्लाई साइड में एक्सेसिबिलिटी को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो सरकार जो है प्राइस कम करके कर सकती है। इसके अलावा डिमांड साइड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कम्युनिटी अवेयरनेस, जितना लोग अवेयर होंगे खुद जा जाकर वैक्सीन को एडमिनिस्टर करवाएंगे। ठीक, तो जो कम्युनिटी अवेयरनेस है उसके लिए हम सिक्किम मॉडल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। वैक्सीन हेजिटेंसी जनरली किससे, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण फ्यूल होती है और सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के कारण भी बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी हमें देखने को मिलती है। तो कम्युनिटी जो रिलीजियस लीडर हैं उनके थ्रू जो है ग्राउंड लेवल पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया जा सकता है, डिस्पेल किया जा सकता है, जो मिथ है उसे ख़त्म किया जा सकता है और एडमिनिस्टर किया जा सकता है HPV वैक्सीन को। अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो जो आइडियल लाइन आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, community partners, healthcare providers, civil society organization will be instrumental in building trust and ensuring the success of HPV vaccination program, है ना। किस किस का कोलैबोरेशन ज़रूरी है, सरकार का, कम्युनिटी पार्टनर्स का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे, प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो 100% जो HPV वैक्सीन प्रोग्राम है उसकी सफलता को इंश्योर किया जा सकेगा। वी कैन बिल्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुल नेशन वाइड रोल आउट ऑफ कोविड-9 वैक्सीन। हम लोग जो है अपने पुराने एक्सपीरियंस पे इस इनिशिएटिव को बिल्ड कर सकते हैं और जो डिजिटल
आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसके थ्रू जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी इक्वली इम्पॉर्टेंस रहेगी टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीनेशन सर्विसेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंक्लूजन हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर पीपीपी की बात की गई है, पीपीपी के थ्रू हम इक्विटेबल एक्सेस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सरकार को भी थोड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और आपको जो कोलोब्रेशन होगा गवर्नमेंट एजेंसी, कम्युनिटी पार्टनर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में अगर कोलोब्रेशन होता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल होगा इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। क्योंकि है ना, बहुत सारा जो है मेन चीज़ यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, और उसके लिए सारे जो स्टेक होल्डर होंगे उन्हें ऑनबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है इंडिया टू मैन्युफैक्चरर पेनिसिलिन जी अगेन, व्हाई इट वाज स्टॉप्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जी के बारे में बात करेंगे, API के बारे में बात करेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और क्यों इंडिया ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी और दोबारा से क्यों शुरू कर दी। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले पेनिसिलिन जी के बारे में बात करते हैं। पेनिसिलिन जी इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन सेवरल कॉमन एंटीबायोटिक्स। और API क्या होता है, एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक, जब भी आप ड्रग बनाते हो तो ऐसी मान लो छोटी सी एक गोली है, ये इसमें जो गोली बनती है वो बल्क ड्रग से प्लस API से मिलके बनती है। ठीक, ये क्या होते हैं इसके रॉ मटेरियल। API जो होता है वही आपका मेन जो है इंग्रेडिएंट होता है, इसी के थ्रू डिजायर्ड इफेक्ट्स होते हैं आपके शरीर पे, है ना। जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, API ही है। यहाँ पर पेनिसिलिन जी की बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन जी एक API है जिसके थ्रू हम एंटीबायोटिक्स क्या इफेक्ट, जो भी डिजायर्ड इफेक्ट्स आते हैं वो इसी पेनिसिलिन जी के थ्रू आता है। अगर इसको नहीं डालोगे तो खाली वो बल्क ड्रग खाने से कछु नहीं होने वाला है, समझ में आया। तो ये API बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी के थ्रू बेसिकली आपको जो दवाइयाँ हैं उसके डिजायर्ड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। लाइक मैनी अदर APIs, पेनिसिलिन जी वॉज फेस आउट of production in India after cheaper Chinese product flooded in the market. The last plant to stop production of antibiotic was Torrent Pharma in Ahmedabad. जितने भी API इंडिया पहले बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन LPG होने के कारण, है ना, जो चाइनीज़ मार्केट है वहाँ बहुत चीपर API अवेलेबल होने के कारण इंडिया का जो मार्केट था मैन्युफैक्चरिंग API का वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गया, ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें तो इंडिया मार्केट पे 800 रुपये पर kg, ठीक है, पैरासीटामॉल का जो API है वो मिला करता था, और चाइना से 400 रुपये पर kg API अवेलेबल हो रहा था। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जो कि दवाई बना रही थी उनको 400 रुपये सस्ता पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई छोड़ते हैं, इतना कॉस्टली हम API इंडियन API यूज़ नहीं करते, ऑलमोस्ट डबल पड़ रही है कॉस्ट। तो फिर और उस समय LPG भी हुआ था, तो जो टैरिफ थे वो भी बिल्कुल हटा दिए गए थे। तो उसके कारण जितनी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी जो कि API क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, वो सारी की सारी यूनिट धीरे धीरे करते हुए बंद होती चली गई। लगभग 90s में 2000 API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुआ करती थी और दवाई बनाने की 10,000 यूनिट थी। ठीक, लेकिन जो दवाई बनाने वाली यूनिट्स थी वो धीरे धीरे क्या करने लगी, इंपोर्ट करने लगी, और इसके कारण API मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो गई। इसका एक रीज़न ये भी था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो गवर्नमेंट एसेंशियल मेडिसिन के लिए निकालती है उसमें प्राइसेस को फिक्स कर देती है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस कारण से भी जो सस्ते API है उसको जो यहाँ के ड्रग मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, ताकि उनको भी प्रॉफिट होता रहे और सरकार के जो ऑर्डर है उसको भी फॉलो किया जा सके। ठीक, तो जो लास्ट जो है आपकी लास्ट जो कंपनी थी वो थी टोरेंट फार्मा, उसने भी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बंद कर दिया। पेनिसिलिन जी की अगर हम बात करें तो ये जो है कौन कौन सी डिसीज़ को ट्रीट कर सकती है, निमोनिया को, मेनिंगाइटिस को, गोनोरिया को, सिफिलिस को। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जनरली जो इसके गेन हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, वो इसके साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है बाय मिड 2024।
कहाँ पर हो रहा है? हैदराबाद का एक फर्म है ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पर दोबारा से इसका प्रोडक्शन एपीआई का रीस्टार्ट किया जा रहा है। इतना समय क्यों लग गया या फिर अभी क्यों शुरू किया जा रहा है दोबारा से? सबसे बड़ा रीज़न है कोविड के समय में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, उसके कारण सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत डेवलप करना चाहती है और उसमें एपीआई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सब सारी की सारी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है? चाइना के एपीआई पे। सारा का सारा जो एपीआई है 70% जो एपीआई है वो चाइना से आता है, इंपोर्ट होता है। तो ये डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर सही नहीं है। ऊपर से जो रीज़न है वो स्ट्रैटेजिक रीज़न है, चाइना के ऊपर हम किसी भी चीज़ के लिए रिलाय नहीं कर सकते। उस समय जो गलवान वैली हुआ था उसके बाद से सरकार ने जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको कम करने की कोशिश की है। इसलिए जो है जो स्ट्रैटेजिक रीज़न है उसके कारण भी हम एपीआई मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ठीक, अभी हम 90% ऑफ आवर एपीआई फॉर एंटीबायोटिक्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ओवरऑल बात करें तो 70% एपीआई हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और मेजॉरिटी जो एपीआई है वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इनिशियली जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए जो है सरकार ने पीएलआई स्कीम को क्या किया है? शुरू किया है ना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम जानते हैं। इसके थ्रू सरकार जो है जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें सपोर्ट कर रही है। ठीक, शुरुआत में जो स्कीम होगी वो 20% सपोर्ट करेगी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 15% फॉर द 5th ईयर एंड 5% फॉर द 6th ईयर फॉर द eligible sale of fermentation based bulk drugs such as antibiotics and enzyme and hormones such as insulin. These are more difficult to manufacture with fermentation used to cultivate microorganism for the synthesis of the drugs. ठीक, तो ये जो है पीएलआई स्कीम के बारे में हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।